नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत एनवीरे एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, कंप्यूटर शिक्षक भर्ती की तैयारी के अंडर हमने कंप्यूटर के फंडामेंटल की सीरीज को क्लियर कर लिया है, एमएस ऑफिस जो है उसको छोड़कर। और उसके बाद हमने कंप्यूटर के ऑर्गेनाइजेशन और आर्किटेक्चर की सीरीज की थी, जिसमें हमने जो है वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर, कंप्यूटर के जो बेसिक जो भी रजिस्टर्स होते हैं उसके बारे में, इंस्ट्रक्शन सेट के बारे में जाना है। और इसी सीरीज के अंडर हम जो है आज मेमोरी हायरार्की के, ठीक है, मेमोरी हायरार्की और उसके बाद में हम 2 लेवल ऑर्गेनाइजेशन और 3 लेवल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आज के इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं कंप्लीटली। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी को बता दूं कि इस कंप्लीट सीरीज को जो है अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप चैनल के ऊपर आप जो है प्लेलिस्ट पे जाइए और वहां पर आपको प्लेलिस्ट में और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और आर्किटेक्चर के नाम से प्लेलिस्ट में सारे वीडियोज मिल जाएंगे। फंडामेंटल पे क्लिक करेंगे तो फंडामेंटल की सारी सीरीज आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। तो अभी जो है हम शुरू करते हैं कंप्यूटर की मेमोरी हायरार्की के बारे में, ठीक है, जो कि अंडर है आपके कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और आर्किटेक्चर के। तो सबसे पहले आपको मैं बता देता हूं मेमोरी हायरार्की के बारे में। तो यहां पर मेमोरी हायरार्की का मतलब होता है कि इसके अंदर बहुत सारे लेवल हैं जिनको आपको समझना पड़ेगा, और यहां पर आपको यह भी पता चलेगा इसको समझने के बाद कि इन सभी मेमोरी को यूज करने का रीजन क्या है, ठीक है ना। वैसे देखा जाए तो आपको पता होगा हार्ड डिस्क का स्टोरेज बहुत बड़ा होता है, तो आपके कई बार ऐसे मन में आ रहा होगा कि इन मेमोरी का क्यों यूज ले रहे हैं, इतनी बड़ी अपने पास स्टोरेज वाली डिवाइस है तो फिर हम इनके अंदर क्यों जा रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये होती है कि इनका अलग अलग फंक्शनैलिटीज होता है, अलग अलग काम करने का तरीका होता है। किसी को यूज करने का आपको स्टोरेज के हिसाब से फायदा है, तो किसी को यूज करने के अंदर जो है उसके वर्किंग स्पीड होते थे, परफॉर्मेंस, उसके हिसाब से आपको फायदा होता है। तो उसको हम जो है अभी इस लेवल के अंदर जानने वाले हैं। और इसको शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार YouTube चैनल के ऊपर जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो यहां पर देखिएगा कि मैंने यहां पर आपके सामने जो है सारे लेवल जो है आपके सामने जो है लिख रखे हैं। उसके सामने मैंने आपको जो है यहां पर एरो के माध्यम से ये भी दिखा रखा है कि हम किस लेवल से किस लेवल की ओर जा रहे हैं या किस लेवल से किस लेवल की ओर आ रहे हैं। इसमें सबसे पहले आपको पता होगा रजिस्टर। तो रजिस्टर देखो, ये ध्यान रखना, सबसे पहली बात नोट कर लीजिए कि ये छोटी है सबसे मेमोरी और ये सबसे बड़ी मेमोरी है। यानी यहां पर आपको इनके माप के हिसाब से, यूनिट के हिसाब से भी वैसे पता चल गया होगा। तो छोटे से बड़े की ओर चल रहे हैं। तो आपको पता होगा कंप्यूटर की सबसे छोटी मेमोरी जो है हम मानते हैं वो होती है रजिस्टर, और सबसे तेज मेमोरी जो है वो है आपकी रजिस्टर। अब रजिस्टर को तेज मेमोरी क्यों कहा जाता है, सबसे बड़ी बात यहां पर आती है। ये सबसे छोटी मेमोरी है, लेकिन ये सबसे तेज मेमोरी कैसे है? क्योंकि इसके अंदर जो एरिया होता है, वर्किंग एरिया, उसके अंदर आपको डेटा को एक्सेस करने का जो टाइम होता है वो बहुत ही कम होता है। यानी यहां पर आपका ये फाइल पड़ा है मान लिया, और इस फाइल तक आपको पहुंचना है, या यहां पर आप हैं इस फाइल तक आपको पहुंचना है, तो बहुत ही कम सेकंड में, मतलब बहुत ही फास्टली आप इस फाइल को एक्सेस कर सकते हैं, जिसको एक्सेस टाइम के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। एक्सेस टाइम का डेफिनेशन आपने देखा होगा कि मेमोरी के किसी स्थान तक पहुंचना, वहां पर डेटा को फाइंड करना, उस डेटा को प्राप्त करना, इन सभी को हम क्या कहते हैं? एक्सेस टाइम कहते हैं। आपने हार्ड डिस्क की जो मैंने टर्म्स पढ़ाई थी उस टाइम आपको एक्सेस टाइम वगैरह सारा बताया था। तो वहां पर आपको मैंने बताया था कि हार्ड डिस्क के अंदर, ठीक है, वैसे हम बात सारे मेमोरीज की कर रहे हैं, तो यहाँ पर रजिस्टर के हिसाब से या मेमोरीज के हिसाब से देखा जाती है कि मेमोरी के किसी स्थान पर पहुंचने, वहां पर पहुंचने के बाद डेटा को फाइंड करने, और डेटा को फाइंड कर लिया तो उसके बाद डेटा को एक्सेस करने, इन तीनों के अंदर जितना समय लगता है उसको हम एक्सेस टाइम कहते हैं। तो इतना सारा जो समय है वो इसके अंदर बहुत ही कम लगता है, इसलिए इसको यहां पर जो है रजिस्टर को सबसे छोटी और सबसे तेज मेमोरी कहा जाता है। इसके बाद देखें तो आती है केस मेमोरी। केस मेमोरी जो होती है आपके, केस मेमोरी को यहां पर देखिएगा, ये रजिस्टर से थोड़ी बड़ी मेमोरी होती है। आपकी जो रजिस्टर्स होती है उससे थोड़ी बड़ी मेमोरी होती है आपकी केस मेमोरी। इसके बाद आप देखेंगे तो यहां पर आपके पास आता है मेन मेमोरी। देखो अभी यहां पर एक चीज यहां पर ये भी देखते रहेगा कि आपका जो रजिस्टर होता है आपको पता होगा बिट्स के अंदर आपको अवेलेबल रहता है, ठीक है ना। इसलिए यहां पर इनका माप भी मैंने साथ में दे रखा है। यानी आपने 8 बीट, 16 बीट, 32 बीट, ये आपको रजिस्टर आपको जो है अवेलेबल्स होते हैं, उन्हीं से मिलकर बाइट बनता है, आपको पता ही होगा। तो रजिस्टर जो होते हैं स्पेशली आपको बिट्स के अंदर अवेलेबल रहते हैं, इसलिए यहाँ पर इनका माप भी आपको शो कर रखा है। आपका केबी या एमबी के अंदर जो है आपका कैश मेमोरी भी आपको अवेलेबल रहता है।
और ये जो है इसकी जो वर्किंग स्पीड होती है थोड़ी इससे कम होती है रजिस्टर से, लेकिन इन सभी के मुकाबले इसकी मेमोरी जो है वो साइज के अंदर देखा जाए तो ये छोटी है अभी भी, लेकिन इसकी वर्किंग परफॉर्मेंस अच्छी होती है इनके बजाय। ये जो है आपको KB या MB के अंदर आपको मिल जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका मेन मेमोरी। मेन मेमोरी मतलब जिसमें रैम को मानते हैं। अब आपको पता होगा जब भी एक प्रोसेस क्रिएट होता है, जब भी एक प्रोसेस आपका क्रिएट होता है तो वो आपका होता है, आपके यहां पर क्रिएट होने के बाद वो जाता है रैम में। रैम क्या करता है, उसको एक मेमोरी एलोकेट करता है। रैम क्या करेगा, उसको मेमोरी एलोकेट करेगा, ठीक है ना। रैम जो है मेमोरी को एलोकेट करेगा, तो एलोकेट करेगा तो जितने सारे प्रोसेस प्रोग्राम आ रहे हैं उन सभी को मेमोरी दी जाएगी। ध्यान रखिएगा सबसे पहली बात तो यह है कि रैम एक लिमिटेड साइज में होती है। रैम एक लिमिटेड साइज की मेमोरी है। अब यहां पर मेमोरी सभी को अलॉट कर दी तो ध्यान रखना जब वो एग्जीक्यूट हो जाती है वो प्रोसेस, तो एग्जीक्यूट के बाद वो होती है टर्मिनेट स्टेट में, तो टर्मिनेट के टाइम में इससे वापस मेमोरी लेती है आपका रैम। तो रैम क्या करती है, उसको मेमोरी परमानेंटली नहीं देती है, उसको जब उसका काम हो जाएगा तो उससे वापस उससे मेमोरी जो है वापस वो एक्सेस कर लेगी या वापस प्राप्त कर लेगी, जिसको एलोकेशन डी एलोकेशन के नाम से भी आप जानते हैं। ये जो है आपको मेन मेमोरी रैम जो है वो आपको जीबी के अंदर भी मिल जाती है, जैसे 2 GB 4 8 16 GB तक आपको रैम जो होती है वो अवेलेबल होती है मार्केट के अंदर। तो यहाँ पर इसलिए मैंने इसका यूनिट भी जो है आपको यहाँ पर जीबी के अंदर इंडिकेट कर रखा है। अब इसी जीबी के अंदर और इंक्रीमेंट करें तो आपको USB या फ्लैश ड्राइव भी मिल जाते हैं, जिसको आप सेकेंडरी स्टोरेज भी कहते हैं। इनका अगर देखा जाए तो रजिस्टर और कैश मेमोरी जो है वो इंटरनल मेमोरी मानी जाती है, क्योंकि ये CPU के साथ आपको इनबिल्ट मिलती है, इसलिए ये इंटरनल मेमोरी यानी आंतरिक आपको पहले से इनबिल्ट मिलती है। और यहां पर आपको प्राइमरी मेमोरी का मैंने बता दिया कॉन्सेप्ट। प्राइमरी मेमोरी क्यों कहा जाता है, क्योंकि एक प्रोसेस जब क्रिएट होता है तो सबसे पहले वो प्राइमरी मेमोरी में जाएगी, यानी प्रायोरिटी किसको दी जा रही है, रैम को दी जा रही है। रैम के अंदर वो डेटा जा रहा है अपना, इसलिए हम इसको प्राइमरी मेमोरी की कैटेगरी के अंदर कैटेगराइज्ड करते हैं। अब देखो यहां पर हमने USB और फ्लैश ड्राइव के बारे में पढ़ा था, यानी ये सेकेंडरी स्टोरेज है, ये दोनों के दोनों लेवल। अब सेकेंडरी कैसे, USB जो होता है आप कहीं पर भी इसको जो है डेटा को ले जाके एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाके उसको कॉपी कर सकते हैं, दूसरे डिवाइस पर ले जा सकते हैं, कनेक्ट प्लग इन प्लग करके डेटा को वहां पर आप ट्रांसफर कर सकते हैं, इसलिए हम इसको यहां पर सेकेंडरी स्टोरेज में देखते हैं। अब इसका देखा जाए तो इसका साइज इसके मुकाबले बड़ा हो सकता है। देखो यहां पर जैसे जैसे साइज बड़ा होता जा रहा है, क्योंकि आपको पता होगा आपकी पेन ड्राइव जो होती हैं वो 8 16 32 64 128 GB तक की आपको यहां पर मिलती है। इसके अलावा भी बड़ी साइज में आपको मिलती है, तो आपका यहां पर साइज जो इससे बड़ा हो जाएगा USB या फ्लैश ड्राइव, ये सेकेंडरी स्टोरेज में आती है। इसी के आधार पर एक और होता है मैग्नेटिक डिस्क या हार्ड डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क या हार्ड डिस्क भी होता है, वो भी आपके जो है यहाँ पर सेकेंडरी स्टोरेज में ही आता है। मैग्नेटिक डिस्क इन द सेंस आपकी जो डिस्क होती है या आपके जो हार्ड डिस्क होते हैं कंप्यूटर के अंदर, जो हार्ड डिस्क होती है वो इनके मुकाबले इनमें जो है सबसे ज़्यादा जो होती है रैम होती है, स्टोरेज होती है, कैपेसिटी। अब ये जो है आपको टेराबाइट्स के अंदर भी अवेलेबल हो सकती है, ये जो है आपको टेराबाइट के अंदर भी अवेलेबल हो सकती है TB, और ये दोनों के दोनों आपके सेकेंड स्टोरेज में आएगी। उसके बाद देखिए यहाँ पर आता है मैग्नेटिक टैप्स या टैप्स ड्राइव। ये जो है आपको पेटाबाइट या एक्साबाइट के अंदर आपको मिल जाता है। तो ये जो है सबसे बड़ा, ये जो सर्वर लेवल पे डेटा वगैरह जब स्टोर करने की बारी आती है या बड़ा लेवल का सर्वर है तो वहाँ पर डेटा को स्टोर कर रहा है, तो वहाँ पर आपको इसका यूज कर सकते हैं। मतलब बड़े लेवल का डेटा स्टोर करने में इसको सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। इसको टेरसरी स्टोरेज भी कहा जाता है। देखो टेरसरी स्टोरेज भी इसको कहा जाता है, और यहाँ पर आपकी जो ये लेवल है वो यहाँ तक होते हैं। अब इसको समझिएगा आप, इसको समझिएगा कि अगर आप स्टोरेज के हिसाब से यूज कर रहे हैं, अगर आपको ज्यादा स्टोरेज चाहिए तो ध्यान रखना आपको एक्सेस टाइम कम मिलेगा, क्योंकि जितना ज्यादा बड़ा स्पेस उतना ज्यादा अंदर डेटा। अब अंदर डेटा है तो सभी डेटा में से उसको पास करो और वहां तक पहुंचने में आपको समय तो लगेगा। भाई जितना बड़ा रास्ता होगा तो आप तो वहां तक पहुंचने में आपको डेटा के लिए आपको टाइम तो लगेगा। मैं आपको आगे समझाऊंगा लेवल वाइज कि इस लेवल को किस प्रकार से यूज करके आप डेटा तक एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन आपको आप यहाँ पर ये समझिएगा कि अगर आप डेटा की मतलब मेमोरी की साइज के हिसाब से जा रहे हो तो आपको एक्सेस टाइम जो है वो बहुत ही कम लगेगा। देखो सबसे पहले इधर देखो आप कॉस्ट, और ये है आपका एक्सेस टाइम और साइज। देखो साइज में आपको बेनिफिट हो रहा है, ठीक है, साइज में आपको बड़ा मिल जाएगा, लेकिन जैसे जैसे हम लेवल में नीचे आएंगे इनमें मेमोरीज में तो आपको एक्सेस टाइम में
कमी मिलेगी। यहां पर एक्सेस टाइम जो होगा वो प्लस में होगा और यहां पर एक्सेस टाइम धीरे धीरे माइनस की ओर जाएगा, क्योंकि जितना बड़ा स्टोरेज डिवाइस होगा उतना ज़्यादा अपन को एक्सेस टाइम लगने वाला है। एक्सेस टाइम वापस रिपीट कर देता हूं, किसी भी डेटा को एक्सेस करने में जो समय लगता है वो आपका एक्सेस टाइम होता है, ठीक है। और यहां पर साइज और एक्सेस टाइम को कंपेयर कर रहे हैं तो उस हिसाब से आपको यहां पर ये चलना पड़ेगा और ये आपको यहां पर डिसएडवांटेज भी मिल सकता है। इसमें डिसएडवांटेज ये हो सकता है कि साइज तो चलो बेनिफिट में आ गया, लेकिन यहां पर आपका एक्सेस टाइम मतलब डेटा को प्राप्त करने में आपको बहुत ही ज्यादा समय लग सकता है। इसी प्रकार अगर इस दर देखें हम, तो अगर आपको कॉस्ट के हिसाब से देखा जाए, ठीक है ना, अब इसमें थोड़ा सा एक ट्विस्ट ये है कि आपको यहां पर साइज और एक्सेस टाइम के हिसाब से ये मिल रहा है, लेकिन आपको देखो जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो आपकी कॉस्ट हाई होगी। यहां पर ट्विस्ट ये है कि आपकी कॉस्ट सबसे छोटी मेमोरी की हाई है, इसकी कॉस्ट महंगी है, ठीक है, ये सबसे ज्यादा कॉस्ट में है, ये इससे कम, ये इससे कम। देखो हार्ड डिस्क जो होता है ना, उसको खरीदो और इसको खरीदो, इन दोनों के अंदर आपको पैसे की जो होगी वो बहुतायत मिलेगी, यानी ये आपको कॉस्टली है और ये नॉन कॉस्टली, मतलब ये बहुत कम पैसे में आपको अवेलेबल हो जाती हैं। तो ये यहाँ पर मेन डिफरेंस कॉस्ट का भी हो जाता है। आप ऊपर के लेवल की ओर जाओगे तो कॉस्ट बढ़ेगा और नीचे के लेवल की ओर जाओगे तो आपका डेटा का साइज बढ़ेगा और आपको कम कॉस्ट में ये मिल जाएगी। बेनिफिट हम हजारों क्रिएट कर सकते हैं ऐसे। और एक्सेस टाइम का आपको पूछ लिया जाए, अगर आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी देखने को मिलता है कई दफा कि निम्न में से किस में आपको एक्सेस टाइम की कमी मिलेगी, मतलब एक्सेस टाइम ज्यादा किस में लगेगा, तो आपको कुछ डिवाइस दे रखे हैं तो आप वहां पर या इन कैटेगरी के हिसाब से भी आप कर सकते हैं। अगर आपको बोला जाए कि एक्सेस टाइम सबसे कम किस में लगेगा तो आप बता सकते हैं कि सर हमें इंटरनल मेमोरी जो है उसके अंदर एक्सेस टाइम जो है इस कैटेगरी में से सबसे कम लगने वाला है। अगर अधिक का बोले तो आप यहां पर ये टर्सरी स्टोरेज होता है उसके बारे में बता सकते हैं। तो दिस इज द ऑल अबाउट मेमोरी हायरार्की, ठीक है। मेमोरी हायरार्की का हमने यहां पर आज डिस्कस कर लिया। अभी हम नेक्स्ट लेवल पर देखते हैं, 2 लेवल, जिसमें आपके इंडिपेंडेंट आएगा, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल आएगा, उसके बाद हम 3 लेवल का मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन देखने वाले हैं। मतलब अपना अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन का होगा। एक बार आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट सभी ले सकते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो अभी देखिएगा हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका इंडिपेंडेंट और हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जिसको आप 2 लेवल मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन के रूप में भी जानते हैं। अब यहां पर सबसे पहले तो ये देखिएगा कि हमारे पास इंडिपेंडेंट है इस साइड में और यहां पर है हायरार्किकल। हायरार्किकल मतलब एक स्टेप से दूसरा स्टेप कनेक्टेड है, जबकि यहां पर इंडिपेंडेंट है, यानी ये आपस में स्वतंत्र है, ये L1 L2 से कनेक्टेड नहीं है, ये कनेक्टेड है CPU और CPU इनके थ्रू जो है वर्क करेगा, डेटा को प्रोसेस करेगा। अब सबसे पहले देखिएगा कि हमें L1 और L2 की जरूरत क्यों है, क्योंकि L1 और L2 जो है अलग अलग कैटेगरीज होती है मेमोरी की। अब इसमें हम चाहें तो यहाँ पर रैम रख सकते हैं, इसके अंदर हार्ड डिस्क रख सकते हैं, इसके अंदर रजिस्टर रख सकते हैं, यहाँ पर आप रैम को रख सकते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि इसमें L1 जो होगा वो साइज जो होगी, L1 की जो साइज होगी वो कंपेरेटिवली आपके L2 के कम होगी। यानी यहां पर आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि आपके L1 का जो साइज होगा वो कम होगा किससे, L2 से। यानी मैं यहां पर मानता हूं कि यहां पर रजिस्टर है और यहां पर आपके पास रैम है, या अगर यहां पर आप रैम डाल रहे तो यहां पर आएगा हार्ड डिस्क, यानी यहां का एक्सेस टाइम ज्यादा होगा, इसका एक्सेस टाइम कम होगा। यानी आपको भी पता होगा, अभी अब हमने जस्ट मेमोरी, आपको मेमोरी के बारे में देखा था हमने, हायरार्की के बारे में, तो जैसे जैसे मेमोरी का साइज बढ़ेगा एक्सेस टाइम भी कम होगा। तो सीपीयू पहले क्या करेगा, अपना डेटा को प्रोसेस करने के लिए, उसको सर्च करने के लिए कहां पर जाएगा, L1 में जाएगा। L1 में नहीं मिलेगा तो फिर वो L2 में जाएगा। इसी प्रकार इसमें क्या है, सीपीयू पहले L1 में जाएगा उसके बाद L2 में जाएगा। ऐसा नहीं डायरेक्टली इसको L2 को एक्सेस कर रहा है, नहीं ऐसा नहीं चलेगा। इसके अंदर भी डायरेक्ट L2 पे नहीं जा रहा है, क्योंकि ये पैरेलल चल रहा है। यहाँ पर इसके ऊपर भी सर्चिंग चल रही है, इसके ऊपर भी सर्चिंग चल रही है। जो डेटा यहाँ पर नहीं मिलेगा वो यहाँ पर तो आएगा ही आएगा। और जरूरी नहीं कि अपन को सारा का सारा डेटा यहां पर मिल जाए, क्योंकि अभी मैंने आपको एक चीज हाईलाइट की थी कि वो थी साइज, यानी इसकी जो साइज होगी वो होगी लेस, इसकी होगी प्लस, मतलब इसकी साइज कम होगी, इसकी साइज बड़ी होगी। अब होता क्या है कि सीपीयू ने कोई भी डेटा को सर्च करने के लिए L1 में गया सीपीयू, तो वहां पर जो डेटा मिल रहा है उसको,
जो डेटा उसको मिल रहा है वैसे सभी का सारा जो बाकी बच्चे का डेटा वो यहाँ पर मिल जाएगा, लेकिन लेवल 1 के अंदर जो डेटा मिल रहा है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे H1 से, यानी हिट 1, यानी जो प्रोसेस जहां पर हो रहा है अपना कंप्लीट डेटा फाइंड हो गया, अपना ऑपरेशन हो गया, प्रोसेस हो गया, उसको हम हिट ऑपरेशन भी कह सकते हैं या H1 भी मैं इसको कह सकता हूं। और इसको सर्च करने में जो टाइम लग रहा है, एवरेज जो टाइम चल रहा है, हम यहां से कोई भी डेटा को सर्च कर रहे हैं L1 की मदद से या L2 की मदद से, तो इसके अंदर जो अपन को टाइम लग रहा है, ठीक है ना, अपन को जितना टाइम लगा उसको हम T1 से, इसको हम जो है T1 से जो है डिनोट करेंगे, T1 से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहां पर आया क्या आपके पास H1 प्लस H1 गुणा T1, यानी H1 और T1 मिलके जो है आपका डेटा को फाइंड करके CPU को दे रहा है। अब यहां पर देखिएगा कि डेटा तो आपको यहां पर मिल गया, लेकिन कई सारे ऐसे सिचुएशन होते हैं जिसके अंदर आपको डेटा जो है नहीं मिलता है, यानी डेटा नहीं मिला मतलब क्या, मिसमैच हो रहा है। यहां से डेटा, यहां से आपके पास डेटा आपके पास नहीं आ रहा है, कुछ डेटा जो है नहीं मिला या डेटा ही नहीं मिला, तो उसको हम डिनोट करेंगे, यहां पर उसको हम डिनोट करेंगे 1 माइनस H1, मतलब डेटा आपको नहीं मिला या डेटा मिसमैच है, वहां से डेटा नहीं मिल पा रहा है। अगर मिल पा रहा है तो आपको इसके प्लस का आगे का जो भी ये पोर्शन है वो आपको याद रखना है, H1 गुणा T1, मतलब H1 और T1 मिलकर आपका CPU का जो है वर्क कर रहा है L1 से, यानी यहां से आपको डेटा जो है इसके अंदर आपको फाइंड होके मिल चुका है। इसी प्रकार से यहां पर आपका हो गया H1 माइनस T1 माइनस H1, इसका मतलब है कि डेटा यहां पर नहीं मिला आपको, तो आप क्या करेंगे, फिर जाएंगे T2, मतलब यहां पर L2 के अंदर, यानी जो डेटा यहां पर नहीं मिल रहा है वो डेटा आपको कहां पर मिलेगा, यहां पर L2 के अंदर। अब L2 के अंदर अगर आप देखेंगे यहां पर तो आपको क्या मिलेगा कि आपको जो डेटा यहां पर नहीं मिला था वो डेटा अब आपको यहां पर मिल जाएगा, मतलब यहां पर T2 आपको टाइम जो है वो लगा है इस डेटा को फाइंड करने में, यानी H1 तो है ही है, यहां पर हिट ऑपरेशन हो गया आपका इस पोर्शन का। अब आपको इसके साथ और क्या लगा, T2, मतलब इस L2 के अंदर अपन को डेटा सर्च करने में कितना टाइम लगा, वो T2 टाइम यहां पर आपको लग रहा है। तो ये होता है आपका इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी लेवल में जहां पर डेटा फाइंड हो रहा है उसको हम हिट प्रोसेस कहेंगे, हिट 1, ठीक है, और यहां पर जो टाइम लगेगा इसके साथ उसको सर्च करने में या उसको फाइंड करने में तो वो आपका T1 हो जाएगा। इसी प्रकार से इसमें आपका अगर डेटा मिसमैच हो रहा है, यहां से नहीं मिल रहा है, तो उसको हम डिनोट करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे H माइनस 1 माइनस H1 से, उसके साथ अगर हम T2 के टाइम को लगा दे तो इसमें जो डेटा नहीं मिला है उसको यहां पर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहां से हमें इतना टाइम लगा है। तो ये आपका होता है इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें CPU जो है आपके इंडिपेंडेंटली लेवल से कनेक्ट हो रहा है, डेटा को एक्सेस कर रहा है और वहां से फाइंड भी कर रहा है। इसी प्रकार आता है अपना हायरार्किकल और हायरार्की ऑर्गेनाइजेशन। इसमें और इसमें एक थोड़ा सा डिफरेंस यही है कि इसके अंदर ये आपको L1 में भी जा सकता है, L2 में जा सकता है, लेकिन इसमें क्या है, पहले इसको L1 में जाना जरूरी होगा क्योंकि हम बात कर रहे हैं हायरार्की ऑर्गेनाइजेशन की। तो यहां से डेटा फाइंड करने के लिए पहला जाएगा आपके L1 में। इसमें भी यही प्रोसेस आपका, अगर यहां पर डेटा मिल रहा है आपको तो आप इसको H1 से डिनोट करेंगे और इसके साथ ही आपको यहां पर जाएंगे तो डेटा तो आपको फाइंड करना ही पड़ेगा, उसमें समय तो लगेगा, तो उसको हम डिनोट कर देंगे T1 से। और यहां पर अगर नहीं मिल रहा है तो यहां पर L2 में आए, ठीक है ना, L2 में आए, इसका मतलब क्या है, 1 माइनस H1, मतलब अपन का डेटा यहाँ पर मिसमैच है, नहीं मिल रहा, तो यहाँ पर यह आ चुका है। इसी के साथ हम यहाँ पर T2 भी लगाएंगे क्योंकि लेवल 2 में भी तो डेटा को फाइंड करने के लिए टाइम लगेगा ना अपन को, तो यहाँ पर ये इसको भी 1 माइनस H1 और T2 से हम इसको भी डिनोट कर सकते हैं। तो मतलब ये दोनों के अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि आपका यहाँ पर इंडिपेंडेंट के अंदर पैरेलली ये जो है सभी के साथ कनेक्टेड रहेगा, जबकि इसके अंदर पहले इसको L1 में आना पड़ेगा, डेटा फाइंड हो रहा है, मिल गया, अच्छी बात है, H1 T1 कर दो, नहीं मिल रहा है तो जो डेटा नहीं मिल रहा है या कुछ मिला तो आपको होता है सारा डेटा तो यहाँ पर L1 में मिलेगा नहीं, क्यों, क्योंकि इसकी साइज कम है, सारा डेटा है नहीं, तो कुछ डेटा तो आपको यहाँ पर लेने के लिए जाना ही पड़ेगा। तो एक तो सिचुएशन होती है मिला ही नहीं, एक है कि कुछ मिला, ठीक है ना, तो दोनों में ये काम कर लेगा आपके। और यहाँ पर 1 माइनस H1 और यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय T2, तो ये आपके था यहाँ पर 2 लेवल मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, या इसका दूसरा नाम इंडिपेंडेंट एंड हायरार्किक और ऑर्गेनाइजेशन के रूप में भी इसको जानते हैं। तो ये आपके हो चुका है। अब हम जानते हैं 3 लेवल मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। एक बार सभी वीडियो को लाइक कर दें और इसका स्क्रीनशॉट ले ले भाई। तो अब देखिएगा हमारा जो लास्ट टॉपिक बचा है वो है आपका
3 लेवल मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ये बना आपके 2 लेवल मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन से ही है, बस इसमें ये है कि आपको एक लेवल और एक्स्ट्रा मिलने वाला है। लेकिन आपको मैंने 2 लेवल वाले ऑर्गेनाइजेशन में भी समझाया था कि जिस प्रकार से और जैसे जैसे लेवल बढ़ते जाएंगे तो उन लेवल की जो मेमोरी साइज होगी वो बढ़ती जाएगी। मेमोरी साइज बढ़ेगी, देखो यहाँ पर साइज माइनस, यहाँ पर आपके प्लस और यहाँ पर प्लस प्लस, मतलब साइज धीरे धीरे बढ़ रहा है। लेकिन एक चीज आपको कमी मिलेगी, वो थी कि आपका एक्सेस टाइम भी इनके साथ साथ बढ़ जाएगा, जो कि आपके डेटा तक पहुंचने में आपकी कमी रहेगी। मतलब यहां पर आपका एक्सेस टाइम कम है। इसका मतलब यह है कि यहां पर आप फटाक से उस डेटा को जो है मतलब बहुत ही कम समय में डेटा को एक्सेस कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर जो समय होगा वो इसके मुकाबले थोड़ा कम लगेगा और इसके मुकाबले ज्यादा लगेगा। और इसमें क्या है, इन दोनों के मुकाबले इसमें जो टाइम होगा वो ज्यादा लगने वाला है, क्योंकि जितना बड़ा स्टोरेज उतना अपन को डेटा को एक्सेस करने में जो या डेटा को फाइंड करने में जो समय होगा वो ज्यादा लगेगा। इसी प्रकार से आप इसके अंदर भी देख सकते हो, इसके अंदर आपको लेवल जो है धीरे धीरे बढ़ते नजर आएंगे। लेकिन यहां पर आपको ये 2 चीजें हमेशा ध्यान रखनी है कि जब डेटा का स्टोरेज बढ़ेगा, मेमोरी का जो स्टोरेज धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, तो वहां पर आपको हायरार्किकल वाला सिस्टम याद रखना है। जितना बड़ा स्टोरेज मेमोरी का उतना आपका एक्सेस टाइम ज्यादा होगा। कम होगा तो फायदा है, ज्यादा होगा तो आपको नुकसान है। ज्यादा होगा तो क्या है, डेटा तक फाइंड करने में या डेटा को सर्च करने में ज्यादा समय लगेगा, एक्सेस करने में ज्यादा समय लगेगा। तो यहां पर सबसे पहले हम इंडिपेंडेंट के अंदर 3 लेवल और हायरार्की के अंदर 3 लेवल को समझते हैं। देखिएगा, इनको यहां पर इंडिपेंडेंट के अंदर अगर आप देखेंगे तो डेटा यहां पर जो है ये फाइंड करने में पैरेलली जो है प्रोसेस कर रहा है, यानी सभी के पास जा रहा है डेटा को फाइंड करने के लिए। लेकिन ये प्रायोरिटी पहले यहां पर L1 के पास गया, क्योंकि डेटा सभी लेवल के अंदर अलग अलग जगह बिखरा रहता है, तो वो L1 के पास गया। अब हम इसको टी एवरेज टाइम मतलब एवरेज टाइम के हिसाब से ज्ञात करते हैं यहां पर। तो यहां पर ये L1 के पास गया। L1 के अंदर आपको पता होगा, अगर डेटा मिल रहा है तो उसको हम H1 से डिनोट करेंगे, अगर नहीं मिल रहा है तो हम उसको L1 - H1 से डिनोट करेंगे। और जो इसके अंदर डेटा को फाइंड करने में या सर्च करने में जो टाइम लग रहा है उसको हम T1 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है इस पूरे मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन के दौरान। अब यहां पर आते हैं हम, यहां पर आया डेटा उसको मिल गया तो H1 हिट हो गया उसका प्रोसेस, और साथ में उसका जो टाइम था वो तो पूरा पॉजिटिव में जाएगा, क्योंकि आपका यहां पर T1 तो लग रहा है भाई, डेटा को सर्च करने के लिए कुछ तो समय लगेगा, तो H1 और T1 लगा, वो यहां पर हमने दे दिया फर्स्ट प्रोसेस में। लेकिन अगर डेटा कुछ मिसमैच है, मिसमैच तो रहेगा, क्योंकि सारा का सारा आप रजिस्टर की मेमोरी में तो रख नहीं सकते डेटा, क्योंकि रजिस्टर की साइज होती है कम, तो डेटा कुछ इस पे पड़ा रहेगा, कुछ इस पे जाएगा। अब यहां पर देखिएगा, यहां पर डेटा नहीं मिला है, यानी मिला तो है कुछ लेकिन पूरा का पूरा नहीं मिला है, तो वो L2 को यहां से सर्च करने जाएगा। तो L2 की यहां पर प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, 1 - H1, मतलब ये मिसमैच है डेटा, इसलिए हमने पहले इसको रिप्रेजेंट किया है 1 - H1। उसके बाद यहां पर इसके अंदर भी आपको H2 और T2 लगेगा, मतलब इसका भी यहां पर हिट प्रोसेस, हिट टाइम और यहां पर टाइम जो लगेगा, तो यहां पर हम इसको डिनोट कर देते हैं H2 और T2 से। उसके बाद देखिए थर्ड वाले में इसमें कुछ डेटा मिला। अब जो लास्ट डेटा जो होगा या लास्ट लेवल है उसके अंदर तो आपको पता होगा आपको 100% डेटा मिलने ही वाला है, क्योंकि जो लास्ट में है वो सबसे बड़ी मेमोरी का साइज है, तो यहाँ पर तो सारा डेटा स्टोर होगा ही, मतलब सारा डेटा मिलेगा ही। तो L3 के अंदर आए तो यहाँ पर डेटा को फाइंड किया, मिल गया सारा का सारा, तो यहाँ पर पहले इसका मिसमैच का टाइमिंग आएगा, यानी L1 1 - H1 है वो इसको रिप्रेजेंट कर दिया 1 - H2, ठीक है, 1 - H2, तो ये यहां पर इसमें दे दिया। और T3 का मतलब है कि इसके अंदर टाइम कितना लगा। भाई देखो हिट टाइम तो यहां पर मिला ही, उसको लिखने की तो जरूरत है नहीं, क्योंकि डेटा तो यहां मिलेगा ही, बस यहां पर हिट करने का कोई जरूरत ही नहीं है, डेटा तो यही पड़ा है, तो वो तो हमने ले लिया। लेकिन इसमें टाइम कितना लगा उसको फाइंड करने में, उसको हम T3 से डिनोट करेंगे, यानी T1 T2 T3 H1 H2 H3 ये डिनोट होता है ऐसे। अब बात करते हैं हायरार्की के। इसके अंदर क्या होगा, पहले L1 में जाना पड़ेगा, नहीं मिला, फिर H2 में, फिर H3 में, डायरेक्टली वो यहां से जंप नहीं कर पाएगा। तो इसको कैसे डिनोट करेंगे यहां पर कि एवरेज टाइम कैसे ज्ञात करेंगे इसका, कि यहां पर H1 T1 यहां पर आए, मतलब यहां पर डेटा अपन को फाइंड हो रहा है, तो मैं इसको H1 T1 से डिनोट कर सकता हूं। अब डेटा तो मिसमैच रहेगा, यहां पर कुछ इस मतलब तीनों लेवल पे अलग अलग जगह बिखरा रहता है, और फाइनली सारा डेटा जो है वो आपको लास्ट में यहां पर मिल जाता है।
लेकिन जब एक सीपीयू के थ्रू कोई प्रोसेस जाती है सर्च करने के लिए डेटा को, तो वो पहले इस पे जाती है, फिर ऐसे, और इसमें भी ये लेवल को पहले पार करेंगे। इससे क्या होगा, डेटा को सारा का सारा डेटा जो है फाइंड करने में हेल्प मिलती है। तो यहाँ पर मैं इसको H1 T1 से डिनोट कर सकता हूँ, हिट प्रोसेस और टाइम। उसके बाद देखो यहाँ पर अगर मिसमैच है डेटा, यहाँ पर अभी देखो थोड़ा सा ही डेटा चाहिए था, मिल गया सारा, चलो, लेकिन कोई बड़ा डेटा एक्सेस कर रहे तो वहां पर तो डेटा मिसमैच मिलेगा ही आपको, कुछ डेटा यहाँ, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, तो यहाँ पर नहीं मिला तो वो आया L2 में। तो L2 में आने का मतलब क्या है कि वहां पर 1 - H1 हुआ, यानी मिसमैच, इसको हम मिसमैच भी कह सकते हैं भाई, ध्यान रखिएगा। तो 1 - H1 से इसको डिनोट किया, इसी के साथ H2 को भी करूंगा, H2 को भी करूंगा, क्योंकि मुझे यहां पर भी तो हिट प्रोसेस करनी है ना, यहां पर भी तो हिट प्रोसेस करनी है। इसके साथ मैं T1 और T2 को क्यों जोड़ूंगा भाई, क्योंकि यहां पर इसका T1 अलग था, जबकि यहां पर T1 अलग है, ये पैरेलली जा रहा है, जबकि यहां पर ये जाएगा यहां पर, तो इसका T1 जुड़ेगा तभी तो T1 T2 में आएगा वो, इसलिए हम यहां पर T1 और T2 को ऐड करेंगे। ये ध्यान रखिएगा, आपके हायरार्की के अंदर ये सिस्टम अप्लाई होता है। तो यहां पर मैं इसलिए इसके अंदर T1 और T2 को जोड़ूंगा। अब इसमें भी डेटा मिसमैच हुआ, चलो वापस यहां पर H1 1 - H1 किसका है, इसका, 1 - H2 किसका है, इसका, यानी इसमें डेटा मिसमैच था ना, उसको मिसमैच को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 1 - H1 और 1 - H2। इसके बाद तीनों का जो टाइमिंग है वो ऐड कर दीजिए, क्योंकि यहाँ से यहाँ आने में टाइम लगा, यहाँ से यहाँ आने में टाइम लगा, अब यहाँ पर जो डेटा सर्च होगा उसको टाइम लगेगा। तो T1 T2 T3 को, तीनों को आपस में जोड़ेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इनके साथ। इस प्रकार से हम यहाँ पर एवरेज टाइम इनका ज्ञात कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि इसके अंदर जो डेटा आगे से आगे लेवल पे जा रहे हैं तो वो सारे उसके अंदर जाने में टाइम लगेगा, जबकि यहाँ पर पैरेलली डायरेक्ट वो उससे एक्सेस कर सकता है। यानी यहाँ नहीं मिल रहा है तो सीधा यहाँ चला गया, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट सीधा नहीं जा सकता, इसके अंदर लेवल पार करना ही पड़ेगा, डेटा चाहे वहां पर नहीं हो तो भी, तो वो डेटा वहां पर कंज्यूम होगा, वो यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा अपन को। तो साथियों ये था अपना आज का टॉपिक, मेमोरी हायरार्की, ठीक है, और मेमोरी के जो लेवल होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, किस प्रकार से उसको ऑर्गेनाइज्ड किया जाता है उसके बारे में। अब सभी एक बार जल्दी से बता दीजिए कि वीडियो आपको कैसा लगा है, और इसे अपने दोस्तों के साथ, कल अगर आपने टारगेट पूरा नहीं किया है 6 जनों को शेयर करने का, तो आज प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। और इसी प्रकार के जो है बेहतरीन वीडियो अगर आप डेली प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल के साथ आज ही जुड़ जाएं। जो पहली बार हमारे चैनल के इस YouTube चैनल के इस वीडियो को विजिट कर रहा है तो उसको बता दूं कि कंप्यूटर की शिक्षक भर्ती की कंप्लीट तैयारी आपको हमारे इस चैनल के ऊपर मिल जाएगी। बहुत जल्द आपके लिए कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम और राजस्थान जीके तथा करंट अफेयर्स की क्लासेस आपको देखने को मिलने वाली है, जो बी पार्ट के अंदर आपको पूछी जाएगी, ठीक है। और ऑपरेटिंग सिस्टम के आपके फर्स्ट लेवल में ही है, ठीक है, मतलब ए पार्ट में। तो वीडियो अच्छा लगा तो सभी लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और इसी प्रकार पढ़ते रहें, मस्त रहें और अपनी तैयारी में लगे रहें। जय हिंद, जय भारत।